A very warm welcome to all of you in my YouTube channel Learn Math Clearly। तो आप मैथमेटिक्स को क्लैरिटी के साथ वन बाय वन लाइन टू लाइन समझ सको इजी वे में। अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स जो है वो आप अच्छी से समझ सको क्लैरिटी के साथ, इसलिए हमने इस चैनल पे थोड़ा सा मेहनत करी है, आपके लिए वर्कआउट करा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी देख रहे हैं अगर इसको, या हायर मैथमेटिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये सेम इम्पॉर्टेंट है जैसे कि एलयू स्टूडेंट्स के लिए। बस बेनिफिट इतना है लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि उनकी जो अपनी बुक है प्रकाशन केंद्र की जो फॉलो करते हैं अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स यूजी बीएससी के लिए, उससे चीज़ें उनको वन बाय वन सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलती हुई दिखेंगी। तो क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलजेब्रा पढ़ाने से पहले मुझे जो कुछ भी चीज़ें नेसेसरी लगी, अलजेब्रा के लिए जो कुछ भी ज़रूरी लगा, वो सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले बेसिक की सीरीज़ में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करने से पहले बेसिक की सीरीज़ में दे दिया आपको। सेट क्या है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ग्रुप क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम, ये सारी बातें बेसिक्स में आपको बता दी हैं। इसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज आई, उसमें ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, उसके एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज, वो सारी चीज़ वहाँ पे डिस्कस करी है। फिर तीसरी सीरीज जो अपनी चल रही है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एंड साइलो थ्योरम। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के नाम से तीसरी सीरीज चल रही है हमारी। इसमें हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हैं, कॉन्जुगेसी का रिलेशन, इक्विवेलेंस है, पार्टीशन कर देगा, ढेर सारे अदर एग्जांपल्स हमने इसमें करे, प्रॉब्लम सॉल्व करा, कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हमने, कॉसी के थ्योरम को पढ़ा, ऐसे ढेर सारे रिजल्ट्स डिस्कस करे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस 2 लेक्चर की बात करें तो प्रॉब्लम सेशन चल रहा है, जो हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट सीखा है अपने, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और आज भी हम लोग अभी आने वाले 2 सेशन, आज और कल 2 लेक्चर्स में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम साइलो थ्योरम की नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेसिक्स हो चुका है, ऑटोमॉर्फिज्म हो चुका है 2 सीरीज, इसके अलावा तीसरा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जिस पीडीएफ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एडिट करके। हाँ, और आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट, वहाँ अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे। जब मैं ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा था या मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको मुझे देनी होती है, जैसे मुझे आपको बताना था ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में क्लाइन B4 ग्रुप क्या है, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, सब ग्रुप नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे, ये सारी एल्गोरिदम, चूंकि मेरा मोटो यही आपको चीज़ें क्लियर होती है, ये सारी एल्गोरिदम जो मुझे बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसको मैं बीच में नॉलेज कैप्सूल के नाम से इंसर्ट कर देता हूँ। कैसे? नॉलेज कैप्सूल के नाम से उन चीज़ों को इंसर्ट कर देता हूँ मैं, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, नॉलेज कैप्सूल के नाम से आपको नॉलेज कैप्सूल 1, नॉलेज कैप्सूल 2, ऐसे नाम से आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आज की प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। जरा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल 5 ये दिख रहा है, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा पहले देखते हैं प्रोवाइडेड क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन पार्ट क्या है, फिर हम देखेंगे प्रूफ क्या करना है। तो गिवन आपको है इस प्रॉब्लम में कि H1 एंड H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। मैं अपने हर लेक्चर में मोर और लेस इस बात को रिपीट करता हूँ, जब भी आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं वहां पे आ जाए G इज अ ग्रुप। देखिए इस लाइन में क्या है, H1 एंड H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G, G मतलब ग्रुप G। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर ये 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसको फुलफिल करे तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। लेकिन ऑथर्स या हम लोग खुद ही हायर लेवल पे आपको प्रॉब्लम में क्या मिलेगा, हम लोग खुद ही बोलेंगे जी जा ग्रुप, ऐसे बोलेंगे जी जा ग्रुप, तो वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मेंशन नहीं करा है। ऑपरेशन क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि जितनी भी डेफिनेशंस आपको सिखाई जाएं, जहाँ कहीं भी ऑपरेशन को ना बोला जाए कि क्या है, तो आप मल्टीप्लिकेशन मान के चलेंगे, यानी कि बाय द वे आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मान के चलेंगे चीज़ों को। तो प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है। गिवन में आपको बोला गया H1 एंड H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G। ये आपके पास एक ग्रुप G है और उसके 2 सब ग्रुप्स हैं H1 एंड H2, जो कि नॉर्मल है, आपको प्रोवाइड करी गई है चीज। आपके पास ये ग्रुप G है और इसके 2 सब ग्रुप्स हैं, ये 2 सब ग्रुप्स हैं, एक H1 सब ग्रुप है और एक H2 सब ग्रुप है। ये आपके पास H1 और H2 2 सब ग्रुप्स हैं इसके पास, और वो कैसे सब ग्रुप हैं आपको बता दिया गया कि वो नॉर्मल है। मैंने आपको एक रिजल्ट प्रीवियस में बताया है, ऑल्दो रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होता हर एक स्टेप पे, फिर भी मैं मोर और लेस जितनी चीज़ें पॉसिबल होती हैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करेंगे। नॉलेज कैप्सूल 1 में मैंने आपको बताया हुआ है नॉर्मल अच्छे लैंग्वेज में कि नॉर्मल कैप्सूल नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और उसका एक सब ग्रुप एच है और एच सब ग्रुप जो है ये नॉर्मल बोल दिया जाए, अगर ये जी में नॉर्मल बोल दिया जाए तो ये फैक्टर ग्रुप जी बाई एच फैक्टर ग्रुप की एग्जिस्टेंस करा देता है। क्या करा देता है ये जी बाई एच आपके फैक्टर ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस करा देता है। और इस जी बाई एच में फैक्टर ग्रुप्स में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कोसेट्स होते हैं, ऐसे एच ए एच बी टाइप के कोसेट्स होते हैं। और ये ए जो एलिमेंट है ये आपका जी को बिलोंग कर रहा होता है। कोसेट्स के रिगार्डिंग एक अच्छा सा सेशन हमने नॉलेज कैप्सूल 1 में ले रखा ऑलरेडी, आप वहां से विजिट करके देखेंगे इस चीज को प्लेलिस्ट में। आप वहां समझ जाएंगे फैक्टर ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे आपको जो नॉर्मल बोला गया H1 एंड H2 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि G बाई H1 और G बाई H2, G बाई H1 और G बाई H2 ये दोनों फैक्टर ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस है। फैक्टर ग्रुप तभी एग्जिस्ट करते हैं जब उनको फैक्टर करने वाला जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल हो, ठीक है। सब ग्रुप नॉर्मल होना चाहिए तभी फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो H1 एंड H2 नॉर्मल सब ग्रुप दिए गए थे, तो आपके ब्रेन में तुरंत क्या आना चाहिए, आपके ब्रेन में आना चाहिए कि G बाई H1 और G बाई H2 ये फैक्टर ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फैक्टर ग्रुप क्या होते हैं मैंने आपको बताया, फैक्टर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोसेट्स होते हैं। फैक्टर ग्रुप जैसे G बाई H फैक्टर ग्रुप अगर आप लिख रहे हो तो H पक्का है नॉर्मल रहा होगा। और इसमें एलिमेंट्स ऐसे आते हैं H A H B, ऐसे जो एलिमेंट्स आते हैं ये कोसेट्स कहलाते हैं, कंपोज्ड सेट्स। और यहाँ पे A B जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये आपके ग्रुप के होते हैं। अब ये कोसेट्स कैसे बनते हैं उसको मैं यहाँ रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ, वो आप नॉलेज कैप्सूल 1 से देखेंगे, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, मैंने क्यों आपको फैक्टर ग्रुप की तरफ बार बार इंडिकेट करा कि आप समझिए फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये टू प्रूव दैट, मैंने शॉर्ट में लिखा टू प्रूव दैट, आपको प्रूव ये करना है कि G बाई H1 फैक्टर ग्रुप G बाई H2 फैक्टर ग्रुप के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों फैक्टर ग्रुप्स G बाई H1 और G बाई H2 इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ लगा होता है इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब है कि आपका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। अभी प्रूफ में देखेंगे, क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो आपके दोनों फैक्टर ग्रुप्स इक्वल हैं अगर H1 H2 के बराबर हो जाए। आपको दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। पहली चीज आपको ये प्रूफ करनी है कि G बाई H1 और G बाई H2 ये जो दोनों फैक्टर ग्रुप्स हैं, फैक्टर ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप के पास तो कोसेट्स वो बना देता है, लेफ्ट और राइट कोसेट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं और कोसेट्स जो बना देता है उनका कलेक्शन फैक्टर ग्रुप कहलाता है, वो भी एक ग्रुप होता है और फैक्टर ग्रुप कहलाता है वो। तो H1 H2 आपके दोनों नॉर्मल दिए गए थे, तो G बाई H1 G बाई H2 दो फैक्टर ग्रुप बने और ये फैक्टर ग्रुप्स इक्वल होंगे। आपको अब प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये फैक्टर ग्रुप्स इक्वल होंगे अगर अगर H1 और H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स इक्वल हो जाएं। यानी कि फैक्टर ग्रुप्स इक्वल होंगे अगर H1 और H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स इक्वल हो जाएं। और सेकंड पार्ट में कन्वर्स आपको क्या प्रूफ करना है कि दो फैक्टर ग्रुप्स G बाई H1 G बाई H2 इक्वल हो जाएंगे। कन्वर्स पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि दो फैक्टर ग्रुप्स G बाई H1 और G बाई H2 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल होंगे, इफ H1 इक्वल टू H2 हो जाए। एक बार आपको फैक्टर ग्रुप्स इक्वल लेके चलना है और H1 को H2 के बराबर दिखा देना है, और दूसरी बार आपको H1 इक्वल टू H2 लेके चलना है और फैक्टर ग्रुप्स को इक्वल दिखा देना है, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं, जरा प्रूफ को प्रोसीड करते हैं। आई होप स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर प्रॉब्लम के वर्ड जो जैसे नॉर्मल सब ग्रुप इन चीजों में प्रॉब्लम है तो आप नॉलेज कैप्सूल विजिट करेंगे, ठीक। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहली बार में हम ऐसा मान ले रहे हैं कि जो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं GK H1 H2 वो आपस में इक्वल हैं। हम इसको इक्वल मान के चल रहे हैं और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो फैक्टर ग्रुप्स इनके करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं G बाई H1 G बाई H2 वो आपस में इक्वल होंगे। ये प्रूफ करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट H1 इक्वल टू H2, जरा मान लेते हैं कि H1 H2 जो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स थे ग्रुप के पास वो इक्वल हैं। तो अभी जब देखिए जब वो सब ग्रुप्स इक्वल हो गए तो मैंने यहाँ लिखा इम्प्लाइज दैट G बाई H1 फैक्टर ग्रुप और G बाई H2 फैक्टर ग्रुप इक्वल आ गए, रिजल्ट इज ऑब्वियस। जरा समझते हैं, वैसे तो अंडरस्टूड है लेकिन समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपके पास कोई ग्रुप G होता है और अगर उसके पास बाय द वे एक सब ग्रुप H एग्जिस्ट कर जाए जो कि नॉर्मल है, सब ग्रुप H एग्जिस्ट कर जाए जो कि नॉर्मल है, तो G बाई H फैक्टर ग्रुप की एग्जिस्टेंस करा देता है। फैक्टर ग्रुप में आपके कोसेट्स होते हैं। अब जरा इन कोसेट्स की भी कहानी देख लें। अगर आपके पास H कोई कोसेट्स ऐसा है, H कोई कोसेट्स ऐसा है जिसमें आइडेंटिटी है और A एलिमेंट है, B एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट्स हैं, और आपको ये कोसेट लिखना है HX, X कहाँ पे होगा, X ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाता है E A B, ये आपके एलिमेंट्स, ठीक है। और पूरे सेट को आप कंपोज कर दो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में X से।
अगर ये राइट में लिखा है तो राइट से कर देंगे, लेफ्ट में लिखा है तो लेफ्ट में कर देंगे। अभी ये ई एक्स हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा, ए कंपोजिट एक्स, बी कंपोजिट एक्स, ऐसे चीजें कंपोज कर जाएंगी और जो एलिमेंट अब बन के जो सेट आएगा वो आपका कहलाएगा कंपोज्ड सेट या फिर कोसेट। मुझे यहाँ पे जरूरत है इसलिए मैं अननेसेसरीली इसको रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, अदरवाइज आप नॉलेज कैप्सूल 1 में अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो जब H1 और H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप के पास जो H1 और H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो अगर सेम हो जाए, देखिए ये आपका H1 है, ये आपका H2 है, अगर ये दोनों सेम हो जाए यानी कि पिक्चर कुछ ऐसी हो जाए, पिक्चर ऐसी हो जाए कि जी के पास यही आपका H1 है और इसी का नाम H2 भी है, इसी का नाम H2 भी है, तो दो चीज रही ही नहीं, आपके पास एक ही सब ग्रुप है और उसके करस्पॉन्डिंग आप चाहे जितने लिख लीजिए सब सेम ही बात तो है, फैक्टर ग्रुप एक ही है, सारे कोसेट्स एक जैसे बनेंगे। इसका मतलब ये रिजल्ट आपका डायरेक्टली प्रूफ हो गया, सिंपल सा, कि अगर आप इक्वल लेके चल रहे हो नॉर्मल सब ग्रुप्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको इक्वल दिखाने में। अब जरा देखते हैं हम लोग कन्वर्सली, कन्वर्स पार्ट क्या प्रूफ करना है हमें, कन्वर्स पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये फैक्टर ग्रुप्स इक्वल हैं, अगर G/H1 G/H2 ये फैक्टर ग्रुप्स इक्वल हैं तो क्या सब ग्रुप्स भी इक्वल होंगे, जरा देखते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग, देखते हैं। अगर G/H1 G/H2 दोनों फैक्टर ग्रुप्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों अगर इक्वल हैं तो एक चीज आपको पता होती है कि फैक्टर ग्रुप में कोसेट्स आते हैं उसमें जिस नॉर्मल सब ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आपने फैक्टर करा है, जैसे H1 के करस्पॉन्डिंग आपने अगर फैक्टर करा है तो ये H1 G/H1 में होगा। कैसे होगा जरा आपको दिखाते हैं, देखिए ये H1 आपका सब ग्रुप था ना, और इसको आप एक्स से कंपोज कर दोगे, ग्रुप के किसी एलिमेंट एक्स से कंपोज करोगे तो यहाँ पे जो कंपोज्ड सेट बन के आएगा उसको आप बोलोगे ये कोसेट है, H1 के करस्पॉन्डिंग कोसेट है, ये G/H1 में कोसेट आ जाएगा। फिर आप इसको Y से कंपोज करोगे, इसको H1 को Y से कंपोज करोगे तो दूसरा कोसेट बन के आएगा। फिर H1 को आप क्या करोगे, H1 को फिर आप तीसरे एलिमेंट से किसी से कंपोज करोगे, किसी तीसरे एलिमेंट से आप H1 को कंपोज करोगे। मान लीजिए आपने H1 को फिर Z से कंपोज करा, आपका कोई अलग कोसेट बन के आ गया, ये अलग कोसेट बन के आ गया। तो H1X, H1Y, H1Z ऐसे ढेर सारे कोसेट्स आ गए ना। ये कोसेट्स का कलेक्शन जो होता है G/H1 में यही H1X, H1Y ऐसे एलिमेंट्स होंगे। अब जरा आप सोचिए, आप ये XYZ कहाँ से ला रहे थे, ये H1 को कंपोज करने के लिए, यहाँ से XYZ आप ला कहाँ से रहे थे, X ला रहे थे आप, ये X ला रहे थे, फिर आप Y ला रहे थे, ये सब कहाँ से ला रहे थे, ये सब आप ला रहे थे ग्रुप से, ये XY सब ग्रुप से ला रहे थे। और ग्रुप के पास एक एलिमेंट आइडेंटिटी भी तो होता है, तो आप जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में जब आप इस H1 को आइडेंटिटी से कंपोज करेंगे तो क्या होगा। जब आप H1 को आइडेंटिटी से कंपोज करेंगे तो H1 के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिटी से कंपोज करेंगे, और आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो कंपोज होने के बाद सेम एलिमेंट एज आउटपुट देता है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी कि जब H1 को आप आइडेंटिटी से कंपोज करेंगे तो H1 खुद ही आ जाएगा, H1 को आइडेंटिटी से कंपोज करेंगे तो H1 खुद ही आ जाएगा। यानी कि H1E जो है ये भी तो आपका एक कोसेट ही कहलाएगा, लेकिन ये कोसेट आपका पूरा का पूरा वही सब ग्रुप आ जाता है। इसीलिए बात बोली गई है कि H1 आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग जब आप करोगे तो वो कोसेट बनेगा, और कोसेट्स का कलेक्शन ही फैक्टर ग्रुप है, तो H1 G/H1 में बिलोंग करेगा। ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे आपके लिए इतना थोड़ा सा मुझे लेना पड़ा, रिपीट करना पड़ा। तो आपको आई होप ये अब समझ में आ गया होगा कि H1 कैसे बिलोंग करेगा अपने फैक्टर ग्रुप में, आइडेंटिटी के लिए कोसेट जो बनेगा। और इसका मतलब क्या है, H1 G/H1 में बिलोंग कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप मान के चले हो कि G/H1 फैक्टर ग्रुप जो है कन्वर्स पार्ट प्रूफ कर रहे हो। यहाँ पे आप मान के चले हो कि G/H1 फैक्टर ग्रुप जो है G/H2 फैक्टर ग्रुप के बराबर है, ये बराबर है, और आप नॉर्मल सब ग्रुप्स को इक्वल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर G/H1 लिखें या G/H2 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, H1 बिलोंग कर रहा है G/H1 को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H1 बिलोंग कर रहा है G/H2 को, H1 G/H2 को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल लेके चलें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा लिखने में। अभी जरा देखिए, बट एनी टू कोसेट्स ऑफ H2 in G are either identical or disjoint as H2 is normal subgroup। अभी देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो लाइन लिखी है ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता दूं। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि H1 और H2 के करस्पॉन्डिंग
H1 और H2 के करस्पॉन्डिंग आप जो कोसेट्स बनाते हो, आप नॉर्मल सब ग्रुप लेते हो और उसको कंपोज कर करके ढेर सारे कोसेट्स बनाते हो, उन कोसेट्स का कलेक्शन फैक्टर ग्रुप बनाता है। लेकिन दो कोसेट्स, किसी एक नॉर्मल सब ग्रुप से बने दो कोसेट्स जो होते हैं जिनका कलेक्शन आप लेते हो फैक्टर ग्रुप में, वो कोसेट जैसे ये आपने H1 का X ये एक कोसेट लिया, फिर आपने H1 को Y से कंपोज करके दूसरा कोसेट लिया, ऐसे ढेर सारे जो कोसेट्स आते हैं उन कोसेट्स में से भी डिस्टिंक्ट अलग अलग कोसेट्स को कलेक्ट करा जाता है, अलग अलग कोसेट्स को कलेक्ट करा जाता है और उनका कलेक्शन फैक्टर ग्रुप बनाता है। और आपको एक बात बता दें कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई भी सब ग्रुप हो कोसेट्स तो बनाता ही है, कोसेट्स वो बनाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसकी खास बात क्या हो जाती है, जरा देखिए। अगर किसी भी ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप H है तो उसकी खास बात क्या है कि वो जितने कोसेट्स बनाता है ना, H1 HX HY, वो जितने कोसेट्स बनाता है सब डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो कोसेट्स या तो अलग होंगे या पूरा का पूरा आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो अभी आपका क्या हुआ, H1G बाई H1 में बिलोंग किया और H1G बाई H2 में बिलोंग कर गया, क्योंकि दोनों सेम चीजें थी। H1 आपका G बाई H2 में बिलोंग कर गया, लेकिन क्या G बाई H2 में H2 भी तो होगा, G बाई H2 में H2 होगा, जैसे H1 G बाई H1 में है वैसे H2 भी तो G बाई H2 में होगा, G बाई H2 में होगा। और लेकिन आप क्या पा रहे हैं, आप पा रहे हैं कि H1 G बाई H2 में है और दो दो सब ग्रुप्स के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स अलग अलग एक ही कोसेट में नहीं हो सकते। ये प्रॉपर्टी या तो वो बिल्कुल डिस्जॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि नॉर्मल की बात है तो नॉर्मल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर आपका G के पास H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाता, अलग अलग कोसेट बनाता है। इसका मतलब आप कहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पहुंच गए कि H1 H2 दो बातें नहीं हैं, H1 H2 दो सब ग्रुप्स है ही नहीं, पूरा ड्रामा है। H1 H2 एक ही है, एक ही नॉर्मल सब ग्रुप है। कब, जब आप उनके फैक्टर ग्रुप्स को इक्वल मानोगे। तो आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ था आपने करा। इसमें आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि जो दो फैक्टर ग्रुप्स हैं आपके पास G कोई, आपने यहाँ पे ये देखा कि आपके पास G कोई ग्रुप है और उसके पास H1 और H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, तो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं तो तुरंत फैक्टर बना देंगे, फैक्टर ग्रुप्स बन जाएगा। G बाई H1 G बाई H2 दो फैक्टर ग्रुप्स बने। अभी ये फैक्टर ग्रुप्स आपस में इक्वल होंगे कब, जब उनको फैक्टर करने वाले नॉर्मल सब ग्रुप्स भी इक्वल हो जाए। लैंग्वेज में कंपाइल कर रहा हूँ। और अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप्स इक्वल हैं तो फैक्टर ग्रुप इक्वल होंगे, फैक्टर ग्रुप इक्वल हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप्स इक्वल होंगे। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने अच्छे से डाइजेस्ट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जरा हम लोग एग्जांपल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस पे मूव करते हैं। देखिए प्रॉब्लम में जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उनको अगर आप समझ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो कोई पेन नहीं होने वाला। एग्जांपल नंबर 6 जरा देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला गया, लेट G इज नॉन अबेलियन ग्रुप। आपको बोला गया है G एक ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, नॉन अबेलियन है। यहाँ देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, एक हिडन फैक्ट है, अभी मैं शेयर करता हूँ आपसे बोला गया है लेट G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप हो जाता है अगर वो मेरी चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन नील्स एबल जो कि नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि अगर ग्रुप के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स ए बी टाइप के, वो एक प्रॉपर्टी होल्ड करने लगे कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए कंपोजिशन बी इक्वल टू बी कंपोजिशन ए आने लगे, अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे ग्रुप में तो उसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है कम्यूटेटिव ग्रुप, या फिर नील्स एबल के ऑनर में बोल दिया जाता है अबेलियन ग्रुप। अभी नॉन अबेलियन उसका इनवर्स चीज है, यानी कि जी आपका ऐसा ग्रुप है जो नॉन अबेलियन है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है इस ग्रुप में। और एक बात आपको बोली गई है कि इस ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब है, ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब है, जहां पे पी आपका प्राइम नंबर है। देखते जाइए, आपको बताया क्या क्या गया है। ग्रुप का ऑर्डर बता दिया गया, ग्रुप की एक प्रॉपर्टी बता दी गई कि वो नॉन अबेलियन है, पी कोई प्राइम नंबर है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करिए कि जो सेंटर है इस ग्रुप का, सेंटर ऑफ जी हैज एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। आपको एक ग्रुप दिया गया था, उसके रिगार्डिंग आपको बोला गया कि वो ग्रुप नॉन अबेलियन है, मतलब उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक। और दूसरी बात आपको बताई गई कि उस ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर 3 क्यूब में लिखा जा सकता है, जहां पे पी प्राइम नंबर है। तो अब आप प्रूफ करके दिखाइए, इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप प्रूफ करके दिखाइए कि इस ग्रुप का जो सेंटर होगा, सेंटर क्या है मैंने बताया हुआ है नॉलेज कैप्सूल 1 में,
मैं बोल देता हूँ, एड्रेस भी दे देता हूँ, आपको नॉलेज कैप्सूल 1 में बताया है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ रिपीट करेंगे। तो आपको प्रूफ ये करना है कि जो ग्रुप का सेंटर है उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप के सेंटर के पास एग्जैक्टली p एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ग्रुप के सेंटर का ऑर्डर p होगा। प्रूफ करते हैं जरा चीजों को। अच्छा, मैंने बोला था आपसे एक हिडन फैक्ट यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। देखिए, ये आपको जी या नॉन अबेलियन ग्रुप बोला है। मैंने बार बार आपसे कहा था कि अगर बाइनरी ऑपरेशन ना दिया जाए तो आप क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेंगे। क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, नॉन एम्प्टी सेट आपका कोई भी हो, ये नॉन एम्प्टी सेट कोई भी हो, अगर आपने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले रखा है, ऑपरेशन आपने मल्टीप्लिकेशन का ले रखा है, तो दो एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में करिए, अबेलियन हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का नाम लेते ही कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेट की डिजाइनिंग, नॉन एम्प्टी सेट की डिजाइनिंग ऐसी होगी, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहेंगे, ये सावधान रहेंगे कि आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं सोचिए, आप बाइनरी ऑपरेशन को स्टार मान के चलिए, ठीक है, स्टार मान के चलते हैं। अब जरा देखते हैं चीजें कैसी क्या आगे प्रोसीड होती हैं। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, आपको बता दिया गया ग्रुप आपका नॉन अबेलियन है, कम्यूटेटिव लॉ का सहारा मत लीजिएगा प्रूफ में। उसका ऑर्डर p क्यूब है, जहाँ पे p प्राइम नंबर है। अब आप हमें प्रूफ करके दिखाइए कि सेंटर ऑफ ग्रुप में p एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर p है। सेंटर ऑफ ग्रुप के रिगार्डिंग एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि चीजें एक्सप्लेन करी हैं प्रीवियस में। किसी भी ग्रुप का आप सेंटर लिख सकते हो, सेंटर सब ग्रुप होता है ग्रुप का, ये सारे रिजल्ट्स हैं। और सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं, ये जेड, कैपिटल जेड से सेंटर डिनोट किया जाता है, ये कस्टम है अलजेब्रा में, लैंग्वेज में कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और इनके एलिमेंट्स को स्मॉल जेड से शो करते हैं, ठीक है। इनके एलिमेंट्स को सेंटर के स्मॉल जेड से शो करते हैं। अभी इनके एलिमेंट्स की पहचान क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, कौन एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप। तो सेंटर में कौन से एलिमेंट आते हैं, सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, ये डेफिनेशन है। अब हम अपने प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूफ करना है कि सेंटर के पास p एलिमेंट्स हैं, सेंटर के पास क्या है, p एलिमेंट्स हैं, प्रूफ करना है हमें। जरा देखते हैं हम, थोड़ा सा लेंदी है, 3 केसेज में प्रूफ किया गया है इसका। ऐसा करते हैं, लेंथ हो चुकी है तो इस प्रॉब्लम को आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस प्रॉब्लम को समझे रहिए, पकड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज की प्रॉब्लम हम लोगों ने फैक्टर ग्रुप के रिगार्डिंग करी, उसमें हमने देखा कि g/h1 g/h2 के इक्वल हो जाता है अगर h1 इक्वल टू h2 हो जाए, और कन्वर्स पार्ट भी इसका ट्रू था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 जिसका स्टेटमेंट हमने प्रॉब्लम समझी उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आप जरा कोशिश करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स के बेस पे इसको प्रूफ करने की, फिर आप मैचअप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की।